तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं आज का ये दिलचस्प विश्लेषण। आज हम एक ऐसी रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो आपको अंत तक सोचने पे मजबूर कर देगी। द कर्स्ड ब्लड लाइन, द टेल ऑफ रक्त बीज, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि खौफ, धोखे और एक बेहद खौफनाक सौदे की एक पूरी दास्तान है। तो आइए बिना कोई सस्पेंस खराब किए सीधे इस रहस्यमयी दुनिया में कदम रखते हैं। आज रात मैं किसे मारूं, किसके रक्त का भोग स्वीकार करूं? सोचिए, अगर रात के अंधेरे में आपको एक धीमी और खौफनाक फुसफुसाहट में यह सुनने को मिले तो रूह कांप जाएगी, है ना? ये कोई आम धमकी नहीं है। ये उस भयानक और राक्षसी शक्ति की चेतावनी है जिसने इस पूरे घटनाक्रम में एक जीता जागता खौफ पैदा कर दिया। इसी एक लाइन से समझ आ जाता है कि आगे जो होने वाला है वो कितना खौफनाक है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है, क्या हो अगर जिसे हम बेचारी पीड़ित समझ रहे हैं, जो खुद किसी बुरी शक्ति का शिकार है, वो ही असल में इस पूरे खौफनाक खेल की मास्टरमाइंड निकले? सुन के थोड़ा अजीब लगा ना? लेकिन ये सवाल सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण की नींव है। तो चलिए एक एक करके इस राज से पर्दा उठाते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस खौफनाक घर और उस अनदेखे डर की। तो मंजर कुछ ऐसा है। रात के करीब 2 बज रहे हैं। निहारिका नाम की एक लड़की अपने बिस्तर पर लेटी है, पर वो सिर्फ बीमार नहीं है, उसका शरीर जीते जी एक लकड़ी के ढांचे जैसा हो गया है। मांस सड़ रहा है और नींद तो जैसे उसकी आंखों से पूरी तरह गायब हो चुकी है। उसका परिवार, खासकर उसकी चचेरी बहन अनु, बेतहाशा कोशिश कर रही है उसकी जान बचाने की, लेकिन निहारिका इतनी कमजोर हो चुकी है कि पानी की एक बूंद भी उसके गले के नीचे नहीं उतर रही। पर सच तो ये था कि ये कोई आम बीमारी थी ही नहीं। दरअसल घर में एक अदृश्य शक्ति का साया था। एक ऐसा साया जिसने एक पेशेवर नर्स तक को इतना डरा दिया कि वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ी हुई। वो शक्ति थी रक्तबीज। लोक कथाओं के अनुसार रक्तबीज एक बेहद खौफनाक राक्षसी इकाई है जो अपने शिकार का खून पूरी तरह से पी जाती है। ये कोई इंसान नहीं बल्कि साक्षात मौत का रूप था। अब देखते हैं कि ये दानव अपना सबसे पहला शिकार कैसे करता है। यहाँ से घटनाएं बहुत तेजी से बदलती हैं। रात के करीब 1:30 बजे का वक्त है। अनु को अंधेरे में अचानक एक भयानक हंसी सुनाई देती है। जैसे ही वो घबराकर छत के पंखे की तरफ देखती है, वहां एक विशाल लाल रंग की खौफनाक आकृति बैठी थी, जिसके नाखून बेहद नुकीले थे। पलक झपकते ही वो दानव अनु पर झपट पड़ता है। वो चीखने की कोशिश करती है, लेकिन आवाज गले में ही घुट जाती है और कुछ ही पलों में वो इकाई उसका सारा खून चूस लेती है। अगली सुबह का नजारा इतना भयानक था कि किसी का भी दिल दहल जाए। अनु की मां अनीता अपनी बेटी को मृत पाती है। अनु का शरीर पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था, शरीर में खून की एक बूंद तक नहीं थी और उसकी गर्दन पर उस खौफनाक दानव के दांतों के निशान बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे। रोते बिलखते परिवार ने अनु का अंतिम संस्कार किया और निहारिका अपने बिस्तर से असहाय होकर यह सब देखती रही। इसके बाद सामने आता है अमावस्या का श्राप और मौतों का एक खौफनाक पैटर्न। जैसे जैसे समय बीतता है, निहारिका की हालत और बिगड़ने लगती है। उसके शरीर का मांस गलने लगता है, चादर पर कीड़े रेंगने लगते हैं। ये खौफनाक मंजर देखकर अनीता के मन में एक गहरा डर बैठ जाता है। तभी उसे एक बात समझ आती है। अमावस्या यानी चांद के बिना वाली वो गुप्त अंधेरी रात, जिसे काले जादू के लिए सबसे खतरनाक माना जाता है। अनीता को अचानक ये डरावना एहसास होता है कि ये सारी मौतें इसी चंद्र चक्र से जुड़ी हुई हैं। इस क्रोनोलॉजी को थोड़ा ध्यान से समझिए, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पहले महीने की अमावस्या निहारिका की रहस्यमयी बीमारी शुरू होती है। ठीक 1 महीने बाद दूसरी अमावस्या को अनु पर हमला होता है और फिर तीसरे महीने की अमावस्या, जब अनु के पिता महेश शहर से बाहर एक शादी में गए हुए थे, तब भी वो नहीं बच पाए। उनकी लाश घर आती है, जिसका सारा खून सूखा हुआ था। इस पैटर्न ने साबित कर दिया कि दानव किसी को नहीं छोड़ेगा, चाहे कोई कहीं भी छिप जाए। और अब आता है इस पूरी दास्तान का सबसे बड़ा ट्विस्ट, मास्टरमाइंड का खुलासा। इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। अब तक हम क्या देख रहे थे? एक झूठी हकीकत जहां एक परिवार अपनी बीमार भतीजे की जान बचाने की जी जान से कोशिश कर रहा है, लेकिन असलियत, काला सच तो कुछ और ही था। ये कोई प्यार करने वाला परिवार नहीं था, बल्कि लालच में अंधे रिश्तेदार थे।
इन्होंने निहारिका के 18वें जन्मदिन से पहले उसकी करोड़ों की संपत्ति हड़पने के लिए उसके ही माता पिता का मर्डर करवा दिया था। और अब जरा निहारिका के इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। आज मरने की बारी तेरी है, रक्त बीज आज तुझे भी खत्म कर देगा। सोचिए इस बात की गहराई को, जिसे हर कोई बेचारी पीड़ित समझ रहा था, जो बिस्तर पर सड़ रही थी, वो निहारिका तो असल में सब कुछ जानती थी। वो खुद अपनी चाची अनीता और उस पूरे लालची परिवार से बदला लेने की इस खौफनाक योजना को चला रही थी। आइए अब समझते हैं उस अंतिम बलिदान और इस बदले की खौफनाक कीमत को। तो आखिर ये खौफनाक सौदा काम कैसे कर रहा था? इसे 3 आसान लेकिन डरावने कदमों में समझिए। पहला, काले जादू के जरिए रक्त बीज को बुलाना। दूसरा कदम सबसे दर्दनाक था, समय के साथ धीरे धीरे अपना ही मांस और खून उस दानव को सौंपना। और तीसरा, इसके बदले में दानव द्वारा उन लोगों को मौत के घाट उतारना जिन्हें निहारिका ने चुना था। अब आपको समझ आया कि निहारिका का शरीर इतने भयानक तरीके से क्यों सड़ रहा था? क्योंकि वो खुद अपने ही शरीर का टुकड़ा टुकड़ा उस राक्षस को बलिदान कर रही थी। और आखिरकार वो समय आ ही जाता है जब ये सौदा पूरा होता है। रक्त बीज अनीता पर हमला करता है और उसका खून चूसकर उसे भी हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इसके साथ ही निहारिका का बदला पूरा हो जाता है। वो अपने मृत माता पिता की तस्वीर को सीने से लगाती है, ये मानते हुए कि उसने इंसाफ कर दिया। वो खौफनाक सौदा अब पूरा हो चुका था और अपना मकसद पूरा होते ही निहारिका बड़ी शांति से अपनी आखिरी सांस लेती है। इस पूरी चर्चा के बाद एक बेहद ही गहरा और परेशान कर देने वाला सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। न्याय और बदला पाने के लिए दिया गया ये परम बलिदान और चुकाई गई ये इतनी खौफनाक कीमत, क्या ये सच में जायज थी? ये कहानी कर्म, न्याय और प्रतिशोध की एक बहुत ही अंधेरी और डरावनी तस्वीर पेश करती है। इस बात पर जरूर विचार कीजिएगा कि क्या इंसाफ के लिए किसी भी हद तक जाना सही है। इसी गहरे विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।